बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को समझेंगे। वर्ण क्या है? जब बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, उसमें जो सबसे छोटा ध्वनि निकलेगी वह अक्षर कहलाता है, और वही अक्षर जब हम लिख देते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। तो आइए इस वर्ण विचार को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण विचार। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, उन्हें अक्षर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। लेकिन जैसे ही हम उन्हें लिखित रूप दे देते हैं तो वे वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। लिखने में वर्णों को चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। इन चिन्हों की बनावट को लिपि कहते हैं। जो चिन्ह लिखे जाते हैं उनकी बनावट है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की है। क हलंत में ओ और आ स्वर जुड़ा तो को आ क्या बन गया? को आ। इसी तरीके से इसमें क ल म तो क्या बन गया? कलम। इसी तरीके से म ओ र अ तो इसमें 4 ध्वनियां निकल रही है और फलस्वरूप शब्द बन के आ रहा है मोर। मोर। प्रत्येक शब्द के एक टुकड़े को ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। परिभाषा है यहाँ पर, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा बोलचाल में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है और उसकी सबसे छोटी इकाई जिसको हम पृथक नहीं कर सकते, जिसको टुकड़े नहीं कर सकते, वही वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। क्रम में रखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन 33 होते हैं, मतलब 33। सबसे पहले स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण किसी ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इसमें किसी भी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वे हमें स्वर कहलाते हैं। उनके बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती और इनकी संख्या 11 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? अ आ, इ, उ, ए आई और ओ औ। ये सभी स्वर होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जिनकी ध्वनि को हम लंबा नहीं खींचते, वे ह्रस्व स्वर हैं। जैसे अ, इ, ओ, रे। अ उसमें हमने ध्वनि को लंबा नहीं खींचा। इ इसमें भी हमने ध्वनि को लंबा नहीं खींचा। ओ और रे, इन सभी में हमने ध्वनि को लंबा नहीं खींचा, तो ये सभी ह्रस्व स्वर है। और दूसरा दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में समय ज्यादा लगता है और हम उसे एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि हम जब दीर्घ स्वर को बोलते हैं तो हम उसको थोड़ा सा लंबा खींचते हैं। जैसे आ, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं। इनको बोलते समय ध्वनि को थोड़ा सा लंबा खींचना पड़ता है। ये सभी दीर्घ स्वर कहलाते
हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन सदैव स्वरों की सहायता से बनते हैं, उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला है क वर्ग, क ख ग घ ड़। फिर च वर्ग, च छ ज झ ञ। फिर ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। फिर त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। और अंत स्वर थ में आता है य र ल व। और ऊष्म व्यंजन है श श श ह। इसके अतिरिक्त और भी व्यंजन होते हैं। पहला होता है संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, संयुक्त मतलब मिलकर। तो दो व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनता है वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्रमिक, ये 4 ही संयुक्त व्यंजन हैं। ये चारों ही व्यंजनों से मिलकर बने हैं। सबसे पहला श क्षत्रिय है, क हलंत और श षटकोण से मिलकर बना श क्षत्रिय। त्रिशूल, त हलंत में र जोड़कर बना त्रिशूल। ज हलंत और इय बना ज्ञ और श्र बना श शलजम और र से बना श्रमिक। ख है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण में ड और ढ है। इन शब्दों का प्रयोग कभी भी शुरुआत के शब्दों में नहीं किया जाता। इनसे कभी भी कोई शब्द नहीं बनता। ये अतिरिक्त वर्णों में आते हैं। ग है अयोगवाह। हिंदी में इनकी संख्या 3 है। उसमें अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिका, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ये कितने हैं? 3। अनुस्वार एक बिंदु के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाई जाने वाली मात्रा है, जैसे कंग, बंग, खंग, इस तरीके से। अनुनासिका मतलब चंद्र बिंदु। अनुनासिका का चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे म, ह, च, क आदि। विसर्ग यह वर्णों के पीछे लगाया जाता है, जिसमें हम ह की ध्वनि को उच्चारण करते हैं, जैसे सह, प्रातः। ये सभी विसर्ग ध्वनि के ही उदाहरण है। यहाँ याद रखने योग्य बात है कि अंग और अह अक्षर के साथ रहते हैं, परंतु वे स्वर नहीं होते। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। स्वरों की मात्रा। स्वरों की मात्रा जैसे ही व्यंजन के साथ में प्रयोग की जाती है तो उसके उच्चारण को हम भिन्न देखते हैं। तो आइए देखते हैं इन मात्राओं को। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये स्वयं स्वर में जुड़ा होता है, व्यंजन में जुड़ा होता है। आ, इसकी मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। क के ऊपर हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया तो उच्चारण हो गया का। तो काम, काम इसका एक उदाहरण है। दूसरा इ की मात्रा वो इस तरीके से लगाई जाती है। उदाहरण के लिए क के साथ हमने इ की मात्रा जोड़ी तो कि बन गया। और एक शब्द का उदाहरण है किताब, किताब। इ की मात्रा जिसे हम इस तरीके से लगाते हैं और इसके उच्चारण को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, जैसे क के साथ में हमने ए की मात्रा का प्रयोग किया तो बन गया की। तो एक शब्द बन गया कील, कील। ओ की मात्रा
जो व्यंजन के नीचे लगाई जाती है उसकी उच्चारण में जैसे ही हम क वर्ण के साथ में ओ की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उच्चारण हो जाएगा को। कोरता, कोरता एक उदाहरण है ओ की मात्रा का शब्द कोरता, कुर्ता। ऊ की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। क व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा का प्रयोग कु, कुआ इसका एक उदाहरण है। री की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है और वर्ण के नीचे लगाई जाती है। जैसे ही हम क व्यंजन के साथ में रे की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा क्र। और एक शब्द जो है कृपा, कृपा तो वह रे की मात्रा का एक उदाहरण है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। क व्यंजन के साथ ए की मात्रा के प्रयोग के बाद में इसका उच्चारण के हो जाएगा। तो केला, केला एक वाक्य है, एक शब्द है और यह शब्द ए की मात्रा का उदाहरण है। आई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। क के साथ आई की मात्रा उच्चारण होगा कई, जैसे कैलाश। थ के साथ थैला। ओ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, व्यंजन के पीछे लगाई जाती है और क वर्ण के साथ में जैसे ही हमने ओ की मात्रा लगाई तो उच्चारण हो जाएगा को। शब्द बन गया कोयल, कोयल जो कि ओ की मात्रा का एक उदाहरण है। औ की मात्रा इस तरीके से लगाई जाएगी और उच्चारण में भिन्नता देखी जाएगी। क वर्ण के साथ में औ की मात्रा लगाते ही उच्चारण करेंगे कौ, कौवा एक उदाहरण औ की मात्रा के शब्द का है। यहाँ याद रखने योग्य बात है कि र और ऊ तथा ऊ का और श में री का संयोजन इस प्रकार से होता है। रा प्लस ओ तो रू, यह इस तरीके से लिखा जाता है। रा प्लस ओ तो इसमें ओ की मात्रा इस तरीके से लगा दी जाती है। तो इसी तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।